नमस्कार दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ गई। इसके बाद से ही भारत में कई सारे राज्यों ने जातीय जनगणना की मांग करनी शुरू कर दी है। देखिए, जातीय जनगणना भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कई सारे राज्य यह चाहते हैं कि वहां पर जातीय जनगणना हो जाए। ऐसे में केंद्र सरकार से राज्य मांग कर रहे हैं कि 2021 की जो जनगणना हो रही है, इस जनगणना में जाति के आंकड़े को भी शामिल किया जाए। इनका ये कहना है कि जातीय आधार पर अगर आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे में योजनाएं बनाना आसान होगा और समाज के उन तबकों को सही मौका मिलेगा जो कि अभी तक साइडलाइन होते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आखिर बिहार की राजनीति में इस जातीय जनगणना का प्रभाव हमें कैसे देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार और भाजपा की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आप जाति को खारिज नहीं कर सकते हैं। अभी हालिया उदाहरण आपके सामने है, किस तरीके से ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटी के बीच में तू मैं बिहार में देखने को मिल रही है। कारण क्या था इसके पीछे? तो जब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा था, इस स्पेशल सेशन के दौरान मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ दी। अब ऐसे में बिहार की राजनीति ठाकुर बनाम ब्राह्मण की हो गई और वहां पर स्टेटमेंट्स आने लगे। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, यह तीनों आपस में यहाँ पे गुत्थम गुत्था करने लगे। ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी कविता भी बिहार में जातीय आधार को बढ़ा देती है और वोट बैंक प्रभावित होने लगते हैं। अगर आप भारतीय राजनीति को सही तरीके से समझते हैं तो भारतीय राजनीति में कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट दोनों होता है। मतलब यहाँ पर राजनीति जाति पर आधारित होकर भी होती है और यहाँ पर जातियों में भी राजनीति होती है। ऐसे में यह जातियां एक वोट बैंक का काम करती हैं और बिहार की राजनीति में तो वोट बैंक को लेकर हमेशा से बात होती रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपर कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, इन तीनों को लेकर राजनीति चलती रहती है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इस जातिगत आंकड़े में आपको कई सारे ऐसे आंकड़े दिखाई देंगे जो आने वाले 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप इस पूरे डेटा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 82% के आसपास हिंदू सोसाइटी बिहार में रहती है और इसको डिवाइड किया गया 3 सेगमेंट में, ओबीसी, एससी और जनरल। अगर आप ओबीसी की जनसंख्या देखेंगे तो यहाँ पर 63% संख्या जो है वो ओबीसी की है, वहीं पर 19.25% जो है वो एससी की है और 15.5% जो है वो जनरल की पॉपुलेशन बिहार में रहती है। ऐसे में बिहार की राजनीति बदलेगी। खासकर नीतीश कुमार यहाँ पर राजनीति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, यह वहाँ का प्रमुख मुद्दा उभर कर हमारे सामने आ रहा है। और इंडिया गठबंधन जो कि बिहार में सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है, वह सीट शेयरिंग किस तरीके से करेगा और भाजपा कैसे यहाँ पे प्रभावित होने वाली है, इस पर हम आज बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ओबीसी की 63% जनसंख्या जो है वह बिहार में रह रही है। इस 63% को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बैकवर्ड क्लास जो कि 27% है, जिसमें डोमिनेटेड होते हैं यादव कम्युनिटी, और वहीं पर आप देखेंगे 36% जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अर्थात एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी। अगर आप देखेंगे इन दोनों जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, इस पर मुख्य रूप से जेडीयू और आरजेडी का बहुत प्रभुत्व रहा है। नीतीश कुमार जहां पर ईबीसी की राजनीति करते हैं, वहीं पर लालू प्रसाद यादव ओबीसी की राजनीति करते हैं। यादव कम्युनिटी में आरजेडी का प्रभुत्व आपको साफ दिखाई देगा, वहीं पर ईबीसी में नीतीश कुमार का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप जातिगत आधारित जनगणना को देखेंगे तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। ऐसे में वहां पर कुर्मी जाति की केवल 4% लोग ही रहते हैं बिहार में, लेकिन यादव कम्युनिटी बिहार में लगभग 14% है। ऐसे में अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? नीतीश कुमार को यह बात परेशान कर सकती है। फिलहाल अभी बिहार में आप देख रहे हैं नीतीश कुमार लगभग 45 सीटों के साथ इस समय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता इस समय उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी और वह इस समय विपक्ष में बैठी हुई है। अगर आप इस चुनाव को ध्यान से देखेंगे जो अभी विधानसभा का बिहार में हुआ था, तो वहां पर एनडीए की सरकार थी।
लेकिन एनडीए की सरकार अचानक से बीच में टूट जाती है और नीतीश कुमार लालू के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। ऐसे में महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। अब नीतीश कुमार यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में ईबीसी में कुर्मी जाति की केवल 4% की जनसंख्या है। ऐसे में नीतीश कुमार पे दबाव बनेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसका प्रतिनिधित्व। ऐसे में अब नीतीश कुमार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का जनाधार बहुत सीमित है। नीतीश कुमार ईबीसी की राजनीति करते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार को महादलित जनसंख्या का भी वोट मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि उनकी पार्टी का जो आधार है वह आधार इतना स्ट्रांग नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा स्ट्रांग है, लेकिन पार्टी का आधार उतना स्ट्रांग नहीं है। जबकि आरजेडी को देखेंगे तो आरजेडी के पास चेहरा भी काफी स्ट्रांग है और पार्टी भी काफी स्ट्रांग है। अगर आप आरजेडी की राजनीति को देखेंगे तो एमवाई की राजनीति आरजेडी करते चली आई है, जहां पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त रूप में आरजेडी को वोट देते हैं, लेकिन जेडीयू के वोट बैंक छिटकते रहते हैं। और ईबीसी की राजनीति भाजपा भी करती है। ऐसे में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में ईबीसी के वोट जो है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन एमवाई कॉम्बिनेशन आरजेडी को कभी नहीं छोड़ता। तो यहां पर आप देखेंगे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो मुख्य रूप से दिक्कतें आएंगी वह सीट को लेकर आने वाली हैं, क्योंकि सीट का निर्धारण अगर जाति आधारित हुआ तो ऐसे में जेडीयू को अधिक सीट मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो नीतीश कुमार के लिए यह जनसंख्या की जो रिपोर्ट आई है वह उनके लिए समस्या पैदा कर सकती है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, अब चलते हैं भाजपा की तरफ, क्योंकि भाजपा की राजनीति भी बिहार में कुछ हद तक जातीय आधारित है। लेकिन भाजपा के लिए बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वहां पर कोई नेता उनके पास नहीं है। बिहार के सारे नेता जो हैं, जो भी ओबीसी जाति के नेता हैं प्रमुख रूप से, वो या तो आरजेडी में है या तो जेडीयू में है। भाजपा के पास कोई फेस नहीं है। भाजपा के पास बिहार में केवल एक फेस है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओबीसी का चेहरा बिहार में भाजपा के लिए काम कर जाता है। बिहार में भाजपा के अधिकतर नेता जो हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, और अगर ओबीसी या एससी कम्युनिटी से कोई नेता आता है तो उसका वोट बैंक उतना स्ट्रांग नहीं है। भाजपा को समर्थन करती है एलजेपी, लेकिन एलजेपी भी रामविलास पासवान के जाने के बाद से दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में एलजेपी का वोट बैंक भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा के लिए सबसे प्रमुख बात क्या है इस आंकड़ों के आने के बाद? अगर इस आंकड़े में देखेंगे तो ईबीसी की जनसंख्या 36% है और अपर कास्ट की 15.5%, वहीं पर एससी की 19.25%। ऐसे में भाजपा को यह पता है कि एमवाई कॉम्बिनेशन के 31% के वोट उनको मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन भाजपा के पास 69% वोट की राजनीति करने का पूरा मौका है। और भाजपा ने जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाई है, 2014 से 2019 के बीच में भाजपा को ईबीसी क्लास ने बहुत वोट दिए। इसके अलावा भाजपा ने एससी कमेटी के वोट भी अपने पास खींचे हैं, और अपर कास्ट के वोट वर्तमान समय में भाजपा को लगभग 70% मिल जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा की राजनीति यहाँ पर काफी साफ रहेगी। भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में अपर कास्ट, एससी और ईबीसी को लेकर आगे बढ़ेगा। ऐसे में आरजेडी और भाजपा इन दोनों के बीच में मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जेडीयू जो है वो भाजपा से अलग है वर्तमान समय में। ऐसे में ईबीसी वोट के बंटने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो वर्तमान समय की जातीय जनगणना में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जेडीयू और भाजपा के वोट बैंक है वो कमोबेश कॉमन वोट बैंक है, जबकि आरजेडी का वोट बैंक एमवाई है जो ना जेडीयू को वोट देता है और ना भाजपा को वोट देता है। ऐसे में भाजपा और जेडीयू को आपस में कोई सामंजस्य अगर ये बना पाए तो ऐसे कंडीशन में ही वहां पर जेडीयू और भाजपा टिकी रह पाएगी, वरना जेडीयू और भाजपा 2024 के चुनाव को लगभग बिहार में हार जाएंगे और वहां पर आरजेडी का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको तेजस्वी यादव एज अ मुख्यमंत्री बिहार के दिखाई दें। काम भी अच्छा करते हैं और लोगों के बीच में काफी
फेमस भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की राजनीति बहुत हद तक बदलेगी। लेकिन आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात यह है, इन्हें पता है कि 2024 की राजनीति इन्हें किस तरीके से करनी है। तो आरजेडी इस समय एज पे है, दूसरे नंबर पे भाजपा है और सबसे बड़ा घाटा जेडीयू को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसी जातिगत आधारित जनगणना पे किसी और राज्य की। इजाजत दी अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।